नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए फिर से कंपटीशन एकेडमी के द्वारा लिए जा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज फेज 2 के दूसरे प्रश्न पत्र पर चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूं। आज का जो वीडियो है ये मैं दो पार्ट में दूंगा। पहला 50 प्रश्न, फिर से 50 प्रश्न, 50 प्रश्न के दो सेट में आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, प्रश्न उठने वाले हैं हमारे इंटरनेट से, कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रारंभ से लेकर अंत में बने रहिए, आपको नए नए कंसेप्ट पता चलेंगे। बहुत सी चीजें जो है जो आपने नहीं सुनी होंगी वो आप जान पाएंगे। छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन के स्तर को देखते हुए प्रश्न के स्तर को भी उठाया गया है और एक एक जो प्रश्न है वो बहुत सारे फैक्ट्स को क्या है आपका क्लियर करते चलेगा। इसलिए प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको वीडियो में मेरे साथ क्या है जी, बने रहना है, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको छात्रावास अधीक्षक एग्जामिनेशन में आए तो हर प्रकार के प्रश्नों से लड़ने के लिए क्या रहें, आप तैयार रहें। मैं आपके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो बिल्कुल वीडियो पे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ क्या करें, शेयर करें। ठीक है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन लेते चलते हैं। पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा किस वर्ष हुई? बीएसएनएल, वीएसएनएल, रेलटेल और एयरसेल। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होने वाला है वो होगा जी, आप लोग भी साथ साथ लगाते चलिएगा, है कि समझिए कि आप लोग का भी टेस्ट चल रहा है। एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, साथ साथ आंसर करते चलिए और लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो आंसर होगा यहां पर हमारा वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, 1995 में। ठीक है, तो ये वीएसएनएल क्या है? तो ये वीएसएनएल एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने हमको पहली बार इंटरनेट सर्विस प्रदान किया था 1995 में। बाद में फिर बीएसएनएल की जगह बीएसएनएल कार्य में आ गया और बीएसएनएल के माध्यम से हमें इंटरनेट सर्विस मिलने लगी। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो लैन बनाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है? हब, स्विच, मॉडेम, ए और बी दोनों। अपना आंसर करिए। तब यहां पर ध्यान देंगे, लैन बनाने की बात होती है। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी वायर या वायरलेस माध्यम के द्वारा एक सीमित ज्योग्राफिकल लोकेशन में, मान लेते हैं किसी घर में, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, मतलब कि मान के चलो आप 100 मीटर के रेंज में आप इनको कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैन। तो ध्यान देंगे, लैन जो है वो अगर मैं चाहूं तो मैं हब नाम की नेटवर्किंग डिवाइस को मैं मार्केट से खरीद के लाऊं और एक कमरे के अंदर में 4 कंप्यूटर को जोड़ दूं, या फिर मैं स्विच भी खरीद के ला सकता हूं और स्विच के माध्यम से भी एक कमरे के अंदर में 4-5 कंप्यूटर को, 10 कंप्यूटर को जोड़ सकता हूं। ये दोनों हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक हब है। हब और स्विच दिखने में एक समान ही दिखाई देते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर पोर्ट बने हुए हैं। आपको करना कुछ नहीं होता है, आप मार्केट से हब खरीद कर लेकर आते हैं और इन पोर्ट्स के माध्यम से क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर को, सिस्टम को इसमें क्या कर देते हैं, आप जोड़ देते हैं और इस प्रकार से आप एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहां पर हब के माध्यम से भी हम लैन बना सकते हैं, स्विच के माध्यम से भी। हब और स्विच में डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी सिस्टम, इस सिस्टम ए को इस सिस्टम बी के पास मैसेज भेजना है, तो अगर सिस्टम ए हब में मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है तो ये हब क्या काम करता है पता है? सारे सिस्टम को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। उसे करना चाहिए क्या? किसके पास? ए ने भेजा बी को तो चुपचाप बी को देना चाहिए ना? नहीं, वो सारे सिस्टम को ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को। तो ये इसका ड्रॉबैक है, सिक्योरिटी कम हो जाती है इसमें डेटा की। अब वहीं पर अगर मैं स्विच की बात करूं, स्विच ए, सिस्टम ए किसी इस बी को भेजना चाहता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी करने में सक्षम हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये जो स्विच रहेगा, इन सिस्टम को जैसे आप स्विच से कनेक्ट करेंगे, ये स्विच इन सारे सिस्टम का मैक एड्रेस, उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है, मशीन का जो एड्रेस होता है, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। और ए सिस्टम से अगर मैसेज आया तो वो जिस मशीन के लिए आया है पर्टिकुलर उसी मशीन तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा उत्तर क्या हमारा? ए और बी, बोथ दोनों से ही लैन क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस डेटा की पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग करती? तो अभी मैंने बताया आपको, राउटर, हब, स्विच और गेटवे। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा सी, जो
स्विच होता है, ये मैक एड्रेस का प्रयोग करता है पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, अगला, टोपोलॉजी के विषय में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, बस टोपोलॉजी का सर्वाधिक प्रयोग मैन कनेक्शन हेतु होता है। मैश टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है जो अन्य नोड से जोड़ता है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशा में होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, आंसर करिए। सबसे पहले शब्द आता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो एक नेटवर्क की जो ज्यामितीय संरचना है कि वो नेटवर्क एक्चुअल में दिख किस प्रकार से रहा है जुड़ने के बाद, उसे ही हम कहते हैं टोपोलॉजी। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मेश टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो मेश टोपोलॉजी जब मैं बनाऊंगा तो मेश टोपोलॉजी में करूंगा क्या, कंप्यूटर जो होंगे मेरे 1 2 3 4 5, मान लेते हैं मैं 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहता हूं। इनको मैं पॉइंट टू पॉइंट सारे कंप्यूटर को एक साथ वायर्ड माध्यम से या वायरलेस माध्यम से सारे पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो इस टोपोलॉजी को क्या मैं बोलूंगा, मैश टोपोलॉजी, मिश्रित टोपोलॉजी। अब जब ये मैश टोपोलॉजी बन गया है तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैश टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। क्यों? ये सत्य इसलिए होगा क्योंकि अगर ए सिस्टम बी को भेजना चाहता है तो डायरेक्ट पे जुड़ा हुआ है, सीधा भेज देगा। दूसरे सिस्टम तरफ डेटा चाहेगा नहीं तो डेटा की सिक्योरिटी क्या रहेगी, बनी रहेगी, इसलिए सबसे सिक्योर होगा। देखिए, बस टोपोलॉजी का सर्वाधिक प्रयोग मैन कनेक्शन के लिए होता है, ये कथन गलत होगा हमारा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बस टोपोलॉजी में कैसे जोड़ा जाता है, एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन रहती है जिससे कुछ कंप्यूटर को आप इस तरीके से एक लैन क्रिएट करने के लिए जोड़ते हो। तो बस टोपोलॉजी का प्रयोग हमेशा लैन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, मैन क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता। फिर बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है जो अन्य नोड से जुड़ा होता है। तो स्टार टोपोलॉजी कैसे दिखाई देती है, जिसमें एक सेंटर में एक हब होगा और इस हब से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे और इस प्रकार की टोपोलॉजी को आप बोलोगे क्या, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब होता है नोड से, सही उत्तर हो गया हमारा। रिंग टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशा में होता है। तो रिंग टोपोलॉजी कैसे बनती है, जब आप इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में सिस्टम को आपस में जोड़ देते हो तो वो कहला जाती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के विषय में ध्यान देना, रिंग टोपोलॉजी में डेटा का कम्युनिकेशन सिर्फ एक दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता। अगर ये सिस्टम ए को सिस्टम बी के पास डेटा भेजना है तो वो एक तरफ से पूरा राउंड घूम के आएगा। अगर ये प्रथम सिस्टम जहां से डेटा ट्रेवल होना स्टार्ट हो रहा है और उसको इस सिस्टम में भेजना है, सर्कुलर पाथ यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा नेटवर्क बनना, तो ये पूरी तरह से घूमने के बाद आखिर इस बी के पास जाएगा डेटा। जिस तरफ आपका ट्रांसमिशन का मोड रहेगा उसी तरफ ही ट्रांसमिशन का, द्विदिशीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। रिंग टोपोलॉजी के विषय में एक बात और याद रखना कि ये टोकन पासिंग तकनीक पर भी कार्य करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर पहला वाला गलत हो गया और लास्ट वाला गलत हो गया। तो पूछा क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा असत्य है, तो एक असत्य है और 4 असत्य, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हाफ ड्यूप्लेक्स वॉकी टॉकी, फुल ड्यूप्लेक्स टेलीफोन संचार, सिंप्लेक्स टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, मल्टीप्लेक्स रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो यहां पर आ गए क्या, कम्युनिकेशन के तकनीक कितने प्रकार के होते हैं, कितने वे से करते हैं। तो पहला होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का मतलब यह होता है कि जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, एक सेंडर है, ये रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, तो सेंडर के द्वारा भेजे गया मैसेज जो रिसीवर तक जा रहा है वो सिर्फ एक दिशा में होगा। रिसीवर से किसी भी प्रकार का मैसेज सेंडर तक नहीं आएगा, मतलब कि सिंप्लेक्स टेक्निक। तो टेलीविजन टेक्निक तो सही है ना, ऐसे ही तो होता है कि हमको टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया जाता है हमारे टीवी पे, तो हम सिर्फ टीवी को देख पाते हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाते किसी भी प्रकार से, तो हो गया सिंप्लेक्स मेथड। फिर आ जाता है हमारा क्या, हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड। हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच दोनों ही दिशा में कम्युनिकेशन हो सकता है पर एक समय में एक दिशा में होगा। तो जैसे कि वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी में एक सेंडर बोल रहा है इधर से कुछ मैसेज, तो उसको रिसीवर सुन रहा है, रिसीवर सुन लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा, जैसे ही सेंडर बोलना बंद करेगा तो फिर रिसीवर बोलना शुरू करेगा। तो वॉकी टॉकी ऐसे ही होता है हमारा। ठीक है, दोनों तरफ से एक तरफ से डिवाइस रहती है, तो वॉकी टॉकी ये भी हमारा सुमेलित है। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब कि एट सेम टाइम दोनों ही दिशा में कम्युनिकेशन होगा और दोनों ही लोग आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो टेलीफोन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे 1 2 मतलब ए बी और सी सही हो जाते हैं। और मल्टीप्लेक्स का क्या मतलब होता है, तो मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है जब बहुत सारे इनपुट सिग्नल को हम
किसी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बहुत सारे इनपुट्स को जब सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम बाहर लेकर जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान सेंड करते हैं, तब उसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये डी वाला जो उत्तर होगा ये हमारा सुमेलित नहीं होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के संबंधित कथनों पर विचार करिए। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस ले रहा हूं मैं ताकि चर्चा करके आपको चीजों को समझा सकूं, और अब जब टेस्ट पेपर जब आप दे रहे होंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न, अगर आप, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो थोड़ा टफ लग रहा था, ये प्रश्न कहीं ना कहीं व्यापक में पूछे जा चुके हैं पहले इन कंसेप्ट से। बस मैंने क्या किया है कि उन चीजों को एक धारा में, एक धागे में पिरोया है आपके लिए। प्रश्नों को जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित और भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे, ताकि अगर उससे पूछे गए प्रश्न आपसे फिर से पूछे जाएं तो आप अच्छे से क्या कर पाए, बना पाए। ठीक है कि नहीं? इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य का चयन कीजिए। लीज लाइन को प्राइवेट लाइन कहा जाता है। आईएसडी कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग अलग से नहीं होता है। डीएसएल कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट और फोन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए यहां पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको किस प्रकार के कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको घर में इंटरनेट प्रयोग करने के लिए, उस पर बात हुई। कुछ कनेक्शन पुराने हैं, कुछ कनेक्शन नए हैं, परंतु पेपर में एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। लीज लाइन को प्राइवेट लाइन कहा जाता है। यह कथन हमारा क्या होगा जी? यह कथन हमारा सत्य होगा। कैसे? जब कोई संस्था अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए एक पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लाइन बिछवाती है और अपने नेटवर्क के को प्रॉपर रूप से संचालित करने के लिए ये लीज लाइन लगाया जाता है उसके पास। तो इस प्रकार के कनेक्शन कोई आईपीएस से प्राप्त करता है, आईएसपी से प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है हमारा क्या? लीज लाइन। उसको हम लोग प्राइवेट लाइन भी कहते हैं। अब ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको लाइन देगा। ठीक है, अब ये लाइन किसी मोहल्ले में आके लगी हुई है। अब इस मोहल्ले में और भी बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब कोई बड़ी संस्था चाह रही है कि मैं भी यहीं पर इसी मोहल्ले में अपना ऑफिस खोलूं और वो बोलेगा कि मैं इसी लाइन का प्रयोग करूं, तो भाई ट्रैफिक तो बढ़ जाएगा और उसको तो हाई स्पीड में काम करना है, तब फिर वो अलग से लाइन बिछवाएगा, भाई मेरे लिए लाके दो। ये कहलाता है लीज लाइन। फिर आता है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट और फोन एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। यह कथन हमारा गलत होगा। डायल अप कनेक्शन सबसे प्रारंभ में प्रोवाइड किए जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। इस सुविधा में बात यह थी कि जिस समय आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उस समय आप फोन में बात नहीं कर सकते, और अगर फोन में बात कर रहे हैं तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। तो यह कथन हमारा असत्य होगा। इस असुविधा को दूर करने के लिए आईएसडीएन लाया गया, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब इसमें आप फोन में भी बात कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, और एक बात खास, इसमें मॉडेम अलग से नहीं लगाया जाता। आईएसडीएन के डिवाइस के अंदर ही आपको मॉडेम लगा हुआ मिलता है। तो आईएसडीएन कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग अलग से नहीं होता है। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डीएसएल कनेक्शन में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, तो यह एकदम सही है। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, यहां पर आपको इंटरनेट की एक लाइन मिलेगी, इस लाइन में जुड़ा होगा आपका क्या? मॉडेम, और मॉडेम फिर जुड़ा होगा कहां? आपके सीपीयू से, और यहां पर फिर आप इंटरनेट चला पाएंगे। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक कनेक्शन, जो कि मॉडेम का प्रयोग करता है। तो यहां पर कथनों पर विचार कर सत्य का चयन करिए। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, और तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है। तो केवल 1, 2 और 3 हमारे सत्य होंगे। ठीक है, चलिए आंसर हो गया क्या? 1, 2, 3 हमारे सत्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, मतलब ओएसआई मॉडल में विभिन्न लेयर्स प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल से सुमेलित नहीं है। कौन सा लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है वो सुमेलित नहीं है। तो यहां से आपको 4 लेयर के विषय में और प्रोटोकॉल के विषय में जानकारी मिलेगी। ओएसआई मॉडल एक काल्पनिक मॉडल 1984 में स्टैंडर्डाइज किया गया। इस मॉडल में यह बताया गया कि सेंडर से रिसीवर तक जब कोई मैसेज भेजा जाता है, कोई डेटा पैकेट भेजा जाता है, तो इनके बीच की कनेक्टिविटी कैसे होती है, और इन्हें अलग अलग लेयर में बांटा गया है। प्रत्येक लेयर में डेटा किस किस रूप में रहता है, या फिर यह कह लें कि
कि जैसा जैसे डेटा अपना रूप बदलता है उस हिसाब से ही लेयर के नाम डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, टोटल ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। जो ओएसआई मॉडल का सबसे पहला लेयर होता है, जो सबसे निचला लेयर होता है, वो पहला होता है, इसे कहते हैं फिजिकल लेयर। इसके ऊपर आता है आपका डेटा लिंक लेयर। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके ऊपर सेशन लेयर, सेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 लेयर आपको मिलते हैं। प्रत्येक लेयर का अपना अलग काम है और प्रत्येक लेयर पर अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल ICMP। नेटवर्क लेयर में हमारी एक डिवाइस प्रयोग होती है जिसका नाम है क्या, राउटर। ये राउटर नेटवर्क लेयर का काम होता है, इस लेयर पर आईपी प्रोटोकॉल प्रयोग होता है और नेटवर्क लेयर किसी भी मैसेज को या पैकेट को एड्रेस देने का काम करता है, आईपी एड्रेस देने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर नेटवर्क लेयर में होने वाले प्रोटोकॉल में आईपी प्रोटोकॉल तो प्रयोग होता है, उसके साथ साथ आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी प्रयोग होता है। फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने कोई मैसेज किसी सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया है, मैसेज सेंड हो गया तब तो ठीक है, और अगर इस मैसेज के सेंडिंग होने में कोई एरर आया, कुछ त्रुटि आई, तो वो एरर मैसेज रिप्लाई करता है नेटवर्क लेयर में कौन, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला एप्लीकेशन लेयर में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ लॉगिन के लिए। अगर कोई बंदा रायपुर में बैठा हुआ है और वो बिलासपुर के किसी सिस्टम में लॉगिन करना चाहता है तो उसके लिए वो प्रयोग करेगा टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर में प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो ओएसआई मॉडल की सबसे लास्ट लेयर होती है और इसी लेयर पे कौन बैठता है, यूजर बैठता है और यूजर एप्लीकेशंस पे काम करता है। तो अगर मैं बात करता हूं मेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल, अगर मैं कहता हूं फाइल भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर के द्वारा लॉगिन करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल पे कौन काम करेगा, यूजर काम करेगा। इसलिए ये सारे प्रोटोकॉल कहां पर यूज होंगे, एप्लीकेशन लेयर पर यूज होंगे। तो टेलनेट भी सही है हमारा। डेटा लिंक लेयर में स्विच का प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऊपर के 1 2 3 सत्य मतलब सुमेलित है हमारा, और सेशन लेयर पे एसएमटीपी का प्रयोग होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा, उत्तर होगा इसका डी, क्योंकि एसएमटीपी तो कहां प्रयोग हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर में, यूजर उस पर काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए पूरा डिटेल तो डिस्कस नहीं कर सकता, पर जहां जहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स बता सकता हूं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कि कई बार ना कई स्टूडेंट को फील होगा ये कि यार ये बीच में ऐसे ऐसे सर बोल रहे हैं, बीच में कहां से आ गए। तो भाई उसके लिए आपको क्या है, प्रॉपर मेरी पहली ओएसआई मॉडल पर बनी हुई वीडियो देखनी पड़ेगी। जब आप वीडियो देखोगे उसके बाद आप यहां पर समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर, हर प्रकार के प्रश्न उठाया हूं जी, है कि नहीं। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्क का एक छोटा सा समूह जिनके बीच कम्युनिकेशन केवल उसी नेटवर्क में सीमित रहता है, क्या कहलाता है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, टेलनेट। तो भाई ऑप्शन तो यहां पर देख लो, टेलनेट तो भी देख लिए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि तो प्रोटोकॉल हो गया हमारा। तो एक संगठन के भीतर मान लेते हैं मैंने ये एक संगठन बनाया, इस संगठन के भीतर मैंने टोटल 9 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। और जोड़ दिया मतलब मैंने क्या बना दिया जी, मैंने क्या बना दिया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। अब मैं इनके बीच के कम्युनिकेशन को इनके बीच ही सीमित रखूं, कहने का मतलब ये सिस्टम ए इस सिस्टम बी से ही बात कर सकता है, इन्हीं लोग आपस में बात कर सकते हैं, आपस में मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं, इनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये वाली बात करूं कि अगर हम लोग क्लास में अगर 50 लोग 100 लोग बैठे हैं और मैं कहता हूं कि मेरी जो बात है ये आप 100 लोग सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ आप लोग सुनो और इसको किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताना है, तब कह दूंगा कि हमारे बीच कम्युनिकेशन सीमित है। तो इस प्रकार से जब एक संस्था के अंदर ही कम्युनिकेशन हो तो उसे कहा जाता है इंट्रानेट, और जब इस संस्थागत कम्युनिकेशन को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, फिर यहां पर लिखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब यह कहलाता है पैन,
इसका मतलब होता है कि जब आप अपने घर में वाईफाई के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से 2-3 सिस्टम को आपस में जोड़ते हो, तब जो कनेक्शन आप तैयार करते हो वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन से वेब ब्राउजर नहीं है? अमाया, अल्ट्रा, ओपेरा, पांडा, ओमिनी और स्काई। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, पांडा सिक्योरिटी करके हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है और स्काई करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी अमाया, अल्ट्रा, ओपेरा और ओमिनी ये हमारे वेब ब्राउजर हैं। पूछा गया है कि वेब ब्राउजर कौन से नहीं हैं, तो 4 और 6 नहीं है, उत्तर हो जाएगा सी। तो यहां पर से आप नोट करेंगे इन 4 वेब ब्राउजर्स के नाम। आगे बढ़ते हैं, सर्च इंजन को निर्माण वर्ष के अनुसार पुराने से नए क्रम में जमाइए। जो सर्च इंजन पहले बनाया गया है उसे पहले और बाद में बनाया गया उसे बाद में। तो यहां पर गूगल, बिंग, आर्ची, अल्टाविस्टा और याहू दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे कि विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कहा जाता है किसको? आर्ची को। तो ये सबसे टॉप नंबर पर आ जाएगा, नंबर 1 में आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। यहां पर हमारा 3 नंबर सबसे पहला आ जाएगा, 3। इसके बाद जो सेकंड क्रम में हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि याहू 1994 में हमको दिखाई देता है। तो यहां पर आ जाएगा, अगला क्रमांक आ जाएगा हमारा 5। फिर आ जाते हैं हम लोग कहां, ऐसे नहीं करता, 3, 5 में तो ऑलरेडी आंसर में दिया हुआ है। ये आ गया पहले नंबर पे, ये आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे 1995 में बनता हमको दिखाई देता है अल्टा विस्टा। इसका क्रमांक हम डाल देते हैं नंबर 3। और अल्टा विस्टा के बाद हम चल देते हैं 1998, और यहां पर हमको दिखाई देगा क्या? गूगल 1998 में आएगा। और यहां पर ही आ जाएगा, इसका क्रमांक नंबर क्या आ जाएगा हमारा? पहला। और आखिरी में बच गया 2009। 2009 में बना था हमारा क्या? बिंग। तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन में देखिए 3, 3, 5, 3, 5 और 4। हाँ, तो ये आंसर नंबर सी, 3, 5, 4, 1 और 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए यहां पर से अपने फिर से 5 फैक्ट हो गए हमारे, कौन कौन से वर्ष में क्या निर्मित होके हमारा तैयार हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1994, ये 1994, 95 मिलता है। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी पर आधारित सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? चाचा, क्वारा, बॉटम, ए और बी बोथ। तो ध्यान देंगे क्वारा और चाचा ये दोनों ही हमारे प्रश्नोत्तरी बेस्ड सर्च इंजन है। कहने का मतलब ये कि आप जो प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के बदले में आपको उत्तर प्रदान करते हैं। देखना आपने कई बार क्वारा कुछ भी क्वेश्चन करते तो क्वारा से आंसर जरूर आता है। आप एक बार आप इन दोनों को अपने गूगल पे सर्च करके देखना, लिखना, आपको सर्च इंजन दिख जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा? गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, उनके द्वारा लॉन्च किए गए वर्ड से सुमेलित है कि नहीं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न भी आप अपने दिमाग में बसा के रखना। गूगल मैप 2002, 2003, गूगल मेल 2004, गूगल यूट्यूब 2005, गूगल लेंस 2017। तो इसमें सुमेलित नहीं है में वाले में आ जाएगा क्या हमारा? गूगल मैप। ये गूगल मैप 2004-5 में हमारे लिए आया था। बाकी जीमेल का 2004, यूट्यूब का 2005 और गूगल लेंस का 2007 जो ये हमारा सुमेलित है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेटा संचार के माध्यम और उनके प्रयोग की डिवाइस सुमेलित नहीं है, मतलब कि ये हमारे कम्युनिकेशन मीडियम है और इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है वो सुमेलित है या नहीं है, ये हमको बताना है। डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो हम 2 प्रकार के माध्यम का प्रयोग करते हैं, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में हम वायर्स का प्रयोग करते हैं और अनगाइडेड मीडियम में हम किसका प्रयोग करते हैं जी? अनगाइडेड मीडियम में हमारा वायरलेस तकनीक आता है। तो अब यहां पर देखते हैं, ये सब गाइडेड मीडियम दिखाई दे रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, अब यहां पर लिखा हुआ है केबल कनेक्शन। तो केबल कनेक्शन मतलब यहां पर वो टीवी केबल हमारे घर में आता है ना, वो केबल कनेक्शन है। तो यही सुमेलित नहीं है। हम यहां पर टीवी केबल कनेक्शन में हम ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग पुराने के समय के हमारा जो आपका टेलीफोन होता था ना, टेलीफोन लाइन की कनेक्टिविटी के लिए हम करते थे। कोएक्सियल केबल जो है हमारा, कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल का जो प्रयोग है वो हमारा एकदम सही है। कोएक्सियल केबल का प्रयोग हम मैन की कनेक्टिविटी के लिए करते हैं, या फिर अगर हम कहते थे कि आपका टीवी केबल,
आपका टीवी केबल नेटवर्क। तो टीवी केबल नेटवर्क में भी किसका प्रयोग होता है? हमारा कोएक्सियल केबल का। और कोएक्सियल केबल मतलब वही वाला जो मोटा सा केबल आता है ना जी, आपने देखा होगा, डिस्क तार वाला जिसको बोलते हैं, वही कोएक्सियल केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का 5G के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत हाई स्पीड कनेक्शन होता है। इसके अंदर जो बहुत बारीक सी पतली सी तार होती है और अंदर में चमकदार सतह होती है, इसमें प्रकाश जो है, इसमें जो डेटा है वो प्रकाश किरणों के माध्यम से गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करते हुए डेटा आगे निकल जाता है, हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इथरनेट केबल का प्रयोग लैन की कनेक्टिविटी किया जाता है। यह कथन हमारा एकदम सही है। आईपी एड्रेस के विषय में कौन से कथन असत्य हैं? आईपी एक लॉजिकल एड्रेस होता है, यह कथन हमारा क्या होगा जी? सत्य है। आईपी एड्रेस IPv6 6 पार्ट में बटा होता है। IPv6 128 बीट का होता है। आईपी पता स्टैटिक और डायनेमिक हो सकते हैं, तो भाई सही है। आईपी पता स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। IPv6 128 बीट का होता है। वहीं पर IPv4 जो होता है, IPv4 एड्रेस जो होता है, ये हमारा टोटल 32 बीट का होता है और IPv6 128 बीट का होता है। आईपी एड्रेस IPv वर्जन 6 में 6 पार्ट होते हैं। कथन हमारा गलत होगा, यही हमारा उत्तर होगा। बी हमारा आंसर होगा, यह कथन हमारा गलत है। तो क्यों? क्योंकि इस पे टोटल कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से जो वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा उसका उत्तर है सी। क्यों वैध आईपी एड्रेस नहीं होगा? मैंने आईपी में आपको बताया है कि आईपी एड्रेस को पहचानने का तरीका, पहले तो ये देखो कि वो डॉट से अलग किया गया है कि नहीं। तो डॉट से अलग किया गया है, वो 4 पार्ट में है कि नहीं, तो 4 पार्ट में भी है, डॉट से अलग किया गया है, दोनों कंडीशन। तो फिर तीसरा कंडीशन आपको देखना है कि यहां पर 000 और 255 के बीच के रेंज में है कि नहीं ये। तो अगर ये 000 और 255 के बीच के रेंज में मिलेगा तो हमारा आईपी एड्रेस सही होगा, अगर नहीं मिलेगा तो आईपी एड्रेस गलत होगा। तो ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, और ये रेंज में नहीं है, यहां पर 312 लिखा हुआ है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? सी। ये एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह प्रोटोकॉल डेटा के एंड टू एंड ट्रांसमिशन हेतु जिम्मेदार होता है पर डेटा की सिक्योर डिलीवरी सुनिश्चित नहीं कराता है। ऑप्शन है यूडीपी, टीसीपी, एफटीपी और एसएमटीपी। अब यहां पर बात करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है टीसीपी प्रोटोकॉल। ये एक सिक्योर पॉइंट टू पॉइंट, एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है। नाम ही है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सेंडर से मैसेज, रिसीवर पैकेट मैसेज, सॉरी सेगमेंट में रिसीवर तक पहुंचता है डेटा, और वहां पहुंचने के बाद वहां से रिप्लाई आता है कि हमने सुरक्षित आपका डेटा भेज दिया और हमने प्राप्त कर लिया है। एसएमटीपी का प्रयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर करने के लिए। यहां पर उत्तर होने वाला है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह भी टीसीपी/आईपी की तरह डेटा सेंड करने के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। टीसीपी/आईपी की तरह ही ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयोग किया जाता है, परंतु यह सिक्योरिटी के साथ डेटा को नहीं सेंड करता। मतलब कि आप मैसेज सामने वाले को भेज दिए तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि आपका डेटा पहुंचा है कि नहीं ये आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए टीसीपी और यूडीपी दोनों का प्रयोग हम करते कहां पर है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। परंतु टीसीपी सिक्योर माना जाता है और यूडीपी सिक्योर नहीं माना जाता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। ठीक है कि नहीं जी? तो चलिए, यहां पर हमने 16 क्वेश्चन तक यहां पर इस पेज में किया। आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके जूम करके स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहां पर हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए छात्रावास अधीक्षक की पूरी एक सेट बुक है जिसमें संपूर्ण सिलेबस है जी हमारा। वस्तुनिष्ठ सॉल्व करना है, थ्योरी पढ़ो फिर वस्तुनिष्ठ सॉल्व करो। वस्तुनिष्ठ सॉल्व करने के बाद का जो स्टेप आपका आएगा कि हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट जो है वहां पर प्रश्नों को लगा कर देखो, और कंप्यूटर के लिए प्रॉपर 2 बुक तो आपके पास उपलब्ध ही है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न है यहां हमारा, ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं, इन कथनों पर विचार कर असत्य का चयन करें। एसएमटीपी का प्रयोग मेल सर्वर पर मेल भेजने के लिए होता है। कथन असत्य का चयन करना है। ठीक है, तो यह कथन तो हमारा सत्य है,
क्योंकि एसएमटीपी का प्रयोग क्या होता है, मेल सर्वर में मेल भेजने के लिए किया जाता है। कंसेप्ट क्या होता है कि ये होता है मेल सर्वर, मान एस लिख रहा हूं, मेल सर्वर, यहां पर आपका भेजने वाला व्यक्ति है, यहां पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, रिसीवर है। मेल को जब भेजा जाता है सेंडर के ईमेल सर्वर में, तो यहां पर जो प्रयोग प्रोटोकॉल होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, एसएमटीपी प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा, पीओपी3 का प्रयोग मेल सर्वर से मेल डाउनलोड करने के लिए होता है, यह कथन भी हमारा सही है। एसएमटीपी द्वारा भेजा गया मेल सर्वर में रहता है, और सर्वर से मेल अगर रिसीवर के सिस्टम में प्राप्त करना है तो आप यूज करोगे पीओपी प्रोटोकॉल, ठीक है हमारा। एआरपी से हम मैक एड्रेस पता लगाते हैं। एसएमटीपी पीओपी ये दोनों एप्लीकेशन लेयर में प्रयोग प्रोटोकॉल नहीं है। तो अभी मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर में बताया है कि एफटीपी और एसएमटीपी का प्रयोग हम लोग एप्लीकेशन लेयर में यूजर के द्वारा करते हैं, क्योंकि ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में ही यूजर काम करता है, तो वहां पर ही वो मेल भेजने का काम करेगा। तो ये वाला जो कथन हो जाता है असत्य का चयन करके, ये फोर्थ जो है हमारा असत्य होता दिखाई देता है। क्या देखते हैं, ईमेल समिति प्रोटोकॉल में विचार करके असत्य कथन का चयन करें। अच्छा, एसएमटीपी का प्रयोग मेल सर्वर तक मेल भेजने के लिए, कथन सही है। पीओपी3 का प्रयोग मेल सर्वर से मेल डाउनलोड करने के लिए, कथन सही है। एड्रेस एआरपी से हम मेल एड्रेस का, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, ये कथन गलत है हमारा, हाँ ठीक है, मेरे को सही लग रहा था। एआरपी प्रोटोकॉल का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एआरपी का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर में प्रयोग किया जाता है। एआरपी का क्या काम होता है, एआरपी का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस को निकालने वाला प्रोटोकॉल। क्या चीज के एड्रेस को निकालता है एआरपी, एआरपी से हम मेल एड्रेस नहीं, हम मैक एड्रेस पता करते हैं। मैक एड्रेस कंप्यूटर का मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि उसका फिजिकल एड्रेस होता है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी बना के देती जो एड्रेस, उस एड्रेस को पता करते हैं। क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे पास आईपी एड्रेस के थ्रू कोई डेटा पहुंच जाता है, आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से राउटर के थ्रू हमारे पास डेटा आ गया हमारे सिस्टम के अंदर में। अब डेटा आने के बाद दिक्कत ये होती है कि मान लो इस नेटवर्क में डेटा आया, वो 5 अलग अलग सिस्टम है वहां पर, तो ये जो डेटा आया है इस आईपी एड्रेस में आया है, परंतु ये 5 सिस्टम में से किस वाले सिस्टम के लिए आया है, तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, मैक एड्रेस की। तो वहां पर ये एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो रहता है वो मैक एड्रेस को फाइंड करता है, और आईपी और मैक का कॉम्बिनेशन बन के हमारा सिस्टम डिलीवर हो पाता है, मैसेज डिलीवर हो पाता है किसी सिस्टम में, ठीक है। तो 3 और 4 जो है वो असत्य है, उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 3 और 4 असत्य है। अगला क्वेश्चन, मैक एड्रेस के विषय में असत्य कथन का चयन करें। यह 48 बिट का एक फिजिकल पता होता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। भाई क्या सही होगा, सही है। आईपी एड्रेस बदल सकता है पर मैक एड्रेस यूनिक होता है, कथन सही है कि गलत है, सही है। मैक एड्रेस पते में 6 ऑक्टेट होते हैं, सही है कि गलत है, सही है। मैक एड्रेस पते के प्रथम 24 बिट एनआईसी बीट होते हैं, यही कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, असत्य है, उत्तर होगा डी। कैसे, मैक एड्रेस होता क्या है, तो ये मैक एड्रेस जो होता है वो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। एक कंप्यूटर को नंबर दिया जाता है, जैसे कि गाड़ी को चेसिस नंबर देते हैं, मोबाइल को IMEI नंबर देते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं निर्माता कंपनी देती है, वैसे ही एक कंप्यूटर को उसका मैक एड्रेस दिया जाता है, ये उसका फिजिकल एड्रेस होता है। ये मैक एड्रेस 48 बीट का होता है, इसमें 6 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट। इनको हाइफन के निशान से भी अलग कर सकते हो, चाहो तो आप कोलोन के निशान से अलग करके लिख सकते हो, चाहो तो आप डॉट के निशान से, पर एक बार में एक चीज का प्रयोग करो, या तो कोलोन का, या तो हाइफन का, या तो डॉट का। प्रत्येक पार्ट जो होता है ये कितने बीट का होता है, 8 बीट का होता है। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मैं नंबर लिख देता हूं, A1 1921 BCEF। F के आगे GHIJ प्रयोग नहीं होगा, A से लेकर F तक के नंबर ही प्रयोग होंगे। ये प्रत्येक जो ऑक्टेट है ये कितने बीट का कहलाएगा, प्रत्येक 8 बीट का, तो 8 8 48, तो मतलब ये टोटल कितने बीट के हो जाएंगे, 48 बीट के, ठीक है। अब ये 48 बीट में यहां पर जो हमने कथन गलत किया है कि मैक पते में प्रथम 24 बिट एनआईसी होते हैं, नहीं, लास्ट के 3 ऑक्टेट, लास्ट के कितने ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट,
मैक पते में 6 ऑक्टेट होते हैं, तो कथन सही है। प्रत्येक बीट को 8 बीट को ऑक्टेट कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट है, ये कथन सही है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि लास्ट के जो 3 ऑक्टेट है, मतलब कि 8 एकम 8, 8 2 16, 8 या 24, ये लास्ट के जो है वो कहलाते हैं हमारे NIC बीट। और यहां पर जो है स्टार्टिंग के जो 6 बीट है ये कहलाते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कि ये जो नंबर है कौन दे देता है भाई? कंपनी देती है आपको, ठीक है। अगर लेनोवो का लैपटॉप है तो सारे लेनोवो का मैक एड्रेस का जो प्रारंभिक का OUI रहेगा वो एक प्रकार का रहेगा। सोनी का है तो सोनी का OUI एक प्रकार का रहेगा। तो ये होता है क्या? हमारा मैक एड्रेस। नेटवर्क का एड्रेस कहलाता है IP एड्रेस, या नेटवर्क के द्वारा दिए जाने वाला कंप्यूटर को जो एड्रेस दिया जाता है वो कहलाता है IP एड्रेस, और कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है वो कहलाता है आपका मैक एड्रेस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से किसका प्रयोग ओपन वेब सर्वर के रूप में नहीं होता? अपाचे सर्वर, AOL सर्वर, HTTP फाइल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन का वह प्रोग्राम जो विभिन्न सर्वर से जानकारी एकत्र करके उसकी लिस्ट सर्वर को देता है वह कहलाता है क्राउलर, स्पाइडर, बोट और उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए हमारा सर्च इंजन होता है, हमारा सर्वर होता है, सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है क्या? हमारा सर्च इंजन, ठीक है। ये जो सर्च इंजन होता है क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट, क्लाइंट कहां से रिक्वेस्ट करता है? वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम के माध्यम से रिक्वेस्ट करेगा। उसके रिक्वेस्ट का रिस्पांस कौन देगा? सर्वर। सर्वर मतलब सर्विस देने वाला, रिक्वेस्ट देकर इसके रिक्वेस्ट का रिस्पांस करेगा। तो इसके रिक्वेस्ट के रिस्पांस करने के लिए ये कुछ डेटा खोजना चाहता है, उसको खोजने के लिए इसके अंदर में प्रोग्राम होता है सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन के पास एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है क्या? स्पाइडर। ये स्पाइडर क्या करता है? विश्व के सारे सर्वर के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के उन सर्वर से सारी इंफॉर्मेशन, कहां पर कौन सा वेबसाइट है, कहां पर कौन सा इमेज है, कहां पर वेबसाइट की लिंक है, इस सब की लिस्ट लाके किसको दे देता है? सर्वर को दे देता है। अब क्लाइंट जो भी चीज खोजना चाहता है वो उसको इस लिस्ट से पता चल जाता है कि वो कहां पर है। वो बकायदा वहां से वो फाइल उठाता है और ले जाके किसको दे देता है? क्लाइंट को दे देता है। कौन? सर्च इंजन। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस छोटे से प्रोग्राम को जो सभी जगह से डेटा और इंफॉर्मेशन कैप्चर करके, रिकॉर्ड करके, कलेक्ट करके लाके सर्च इंजन को देता है, उसे हम क्राउलर, स्पाइडर, बोट, रोबोट इस प्रकार के नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। WW के विषय में इनमें से सत्य कथन होंगे। पहला कि यह TCP/IP पर आधारित मॉडल है। WW क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। यह HTTP पर आधारित है। यह लैन के सेटअप के लिए आवश्यक है। यह लैरी पेज के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो भाई लैरी पेज के द्वारा डिजाइन तो बिल्कुल नहीं किया गया है, कथन असत्य है। यह लैन सेटअप के लिए, कथन असत्य है। TCP/IP पर आधारित है, कथन असत्य है। सही होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर आधारित है। http://www.google.com ही आप लिखते हो तो ये हमारा सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब में अगर हमको कनेक्ट होना है, एक पेज से दूसरे पेज जाना है, तो हमको HTTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगला क्वेश्चन, 5G नेटवर्क भारत में कब लॉन्च किया गया? तो 1 अक्टूबर को 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। वॉलेट का पूर्व नाम लिखा गया है जी, पूर्ण नाम होगा यहां पर पूर्ण है, पूर्ण नाम है वॉइस ओपन लार्ज एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर राइट लार्ज इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और ये यूज किया जाता है किस तकनीक में? 5G तकनीक में। तो पूछोगे 4G में क्या था? तो 4G में था LET, लॉन्ग टर्म, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और उसके भी पहले अगर बोलूं 3G में क्या था तो था WCDMA, वाइड कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। और ये 5G की तकनीक है। आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर में वो VOLTE करके ऐसा हमारा लिखा होता है। तो जो ये VOLTE करके जो लिखा होता है वही हमारा क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। स्विच के विषय में सत्य कथन का चयन करें। स्विच के विषय में सत्य कथन का चयन करें। अच्छा 1 2 3 4 वाले यही पे दिया हुआ है, तो उधर आंसर जो भी होगा हम लोग यहीं पर ही सत्य असत्य देख लेते हैं। स्विच के माध्यम से क्या क्या हो सकता है? लैन निर्माण हेतु प्रयोग होता है, कथन हमारा सत्य है, हम लैन का प्रयोग करते हैं। लैन निर्माण मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिखाया है। पॉइंट टू पॉइंट नोड्स में डेटा ट्रांसमिशन कराता है। अगर हब लगा रहता है तो हब क्या करता है? हब जो रहता है वो पूरे सिस्टम में डेटा को क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। इस ए ने इस बी को भेजा तो वो पूरे सिस्टम को भेज देगा, जिसको चाहिए वो रख लो, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ दो। पर अगर स्विच लगा देते हैं तो ये ए का डेटा बी के पास ही पहुंचेगा मैक एड्रेस टेबल के कारण। तो स्विच पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन देता है, कथन हमारा पहला भी सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। मैक एड्रेस का प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन के लिए करता है, तीसरा भी सत्य हो जाएगा। ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर में प्रयोग होता है, चौथा भी सत्य हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 सभी के सभी मेरे क्या हो जा रहे हैं? यहां पर सत्य हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तो उत्तर में क्या आ जाएगा जी इसका? 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इस वाले का डी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओएसआई मॉडल में प्रत्येक लेयर में डेटा किस रूप में रहता है? सुमेलित करिए। देखिए ओएसआई मॉडल में डेटा प्रत्येक लेयर में अलग अलग फॉर्म में रहता है अपना। अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन लेयर में, तो एप्लीकेशन लेयर में डेटा जो रहता है वो डेटा के फॉर्म में ही रहता है, तो यहां पर आ जाएगा 2। नेटवर्क लेयर में जो डेटा रहता है वो पैकेट्स के फॉर्म में रहेगा, यहां पर आ जाएगा 4। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट के फॉर्म में रहता है, यहां पर आ जाएगा 3। और डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम के माध्यम रहता है, यहां पर आ जाएगा 1 2 4 3 1। कहां पर है जी? 2 4 3 1 आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आप मेरा वैसे मॉडल वाला क्लास देखिएगा, वहां पर से सब समझ में आ जाएगा। द ओनियन राउटर का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग डार्क नेट में किया जाता है या प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है? आईपी पते को छुपाकर कार्य करने हेतु? उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये पार्ट है हमारा डार्क वेब का, डार्क नेट का, जहां पर आप अपने पते को छुपाकर गैर कानूनी तरीके से चुपचाप प्राइवेटली कुछ चीज ऐसे वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हो जो कि आपके देश में बैन है और आप उसे ओपन करना चाहते हो, तो आप टॉर ब्राउजर का यूज करके माध्यम से आप किसका? टॉर ब्राउजर, इसको टॉर TOR टॉर ब्राउजर का यूज करके आप काम कर सकते हो। डार्क नेट या डीप वेब साइट, इसे डीप वेब कहा जाता है, तो यहां पर इसका प्रयोग डार्क नेट में होता है, कथन हमारा सत्य होगा। या प्राइवेट कम्युनिकेशन का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यह भी हमारा सत्य होगा। आप चाहो तो इसको जरूरी थोड़ी कि गलत ही काम के लिए यूज करो, आप अच्छे कार्यों के लिए भी, अपने डेटा को सिक्योर डिलीवरी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। आईपी पते को छुपाकर कार्य करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो और गलती से आपका आईपी ट्रेस कर लिया गया तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो बेटर है कि टॉर ब्राउजर का यूज कर लिया जाए, या फिर कई लोग इसके जगह में VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारे कथन सत्य होंगे। भारत में टॉर ब्राउजर पर बैन है जी, यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, जीमेल यूजर के नेम के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। 4 कथन है, सत्य सत्य का चयन करना है अपने को, असत्य का चयन कर। देखो असत्य वाले पेपर में इसलिए बनाता हूं क्योंकि 4 सत्य चीजें आपको इससे मालूम चल जाती है। ठीक है, यूजर नेम में डॉट पीरियड के निशान का प्रयोग अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। आप अपने यूजर नेम में ABC डॉट ABC.123@gmail.com ऐसा लिख सकते हो। यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं होगा जब ईमेल भेजना हो, यह कथन भी सत्य है। जब आप ईमेल भेजते हैं, चाहो तो आप ईमेल आईडी को पूरा कैपिटल लेटर में लिख दो, चाहे तो स्मॉल लेटर में लिख दो, दोनों में लिखोगे हमारा मेल सेंड हो जाएगा। तो केस सेंसिटिव यहां पर ये नहीं है। यूजर नेम की शुरुआत डॉट को छोड़कर किसी भी अल्फाबेट से की जा सकती है, यह भी कथन सत्य होगा। शुरुआत .abc@gmail.com नहीं हो सकता, डॉट का प्रयोग बीच में आप कर सकते हो। यूजर नेम में एप्स्ट्रॉफी और डैश का प्रयोग कर सकते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि असत्य बताना है, यूजर नेम में हम एप्स्ट्रॉफी और डैश का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से सर्च इंजन और वेब ब्राउजर की जोड़ी है
जो एक ही डोमेन से संबंधित है उनकी पहचान करें, मतलब ये एक ही कंपनी के हैं दोनों, आपको पहचान करना है, ठीक है। तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है और ये इसका बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। तो एक ही जो एक ही डोमेन से संबंधित है उनकी पहचान करना है। पहला वाला दोनों एक ही कंपनी का है। गूगल और क्रोम दोनों एक ही कंपनी के। एप्पल और सफारी एक ही कंपनी के हैं, परंतु डिफरेंस ये है कि एप्पल जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। एप्पल एक कंपनी है हमारी और सफारी हमारा वेब ब्राउजर तो है। अब यहां पर MSN ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो मतलब कि 1, 2 और 4 हमारा उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4 उत्तर हो जाएगा हमारा यहां पर ए। समझ गए ना, मतलब कि ये दोनों एक ही डोमेन का मतलब एक ही कंपनी के, ठीक है, एक ही डोमेन से रिलेटेड है। अल्टा विस्टा के विषय में क्या सत्य है? अल्टा विस्टा तो हमारे सिलेबस में एक तो ऐसा लिख दिया गया कि अल्टा विस्टा सर्च इंजन के बाद लास्ट में सिलेबस में अल्टा विस्टा लिखा हुआ है। अल्टा विस्टा के ऊपर पूरा कोर्स थोड़ी भाई, छोटा सा सर्च इंजन है, ठीक है, जो भी अभी काम में नहीं आता है, बंद हो गया है, ठीक। तो कहां से शुरुआत हुई इसकी क्या है देखते हैं। असत्य का चयन करना है। यह 1995 में DEC द्वारा लॉन्च किया गया कथन सत्य है। यह एक सर्च इंजन है, एकदम सत्य है। 2003 में याहू ने इसे खरीद लिया है तो उससे भी ज्यादा सत्य है। ये तीनों ही सत्य है। अब बात है अल्टा विस्टा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हाई व्यू या उच्च दृश्य होता है। ये पार्शियली सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि अल्टा विस्टा फ्रेंच का नहीं, इटालवी भाषा का, इटैलिक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा गलत। असत्य का चयन करना था, तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एक ही लैन के दो अलग अलग भागों को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे? हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। एक ही लैन का, याद रखो, अगर आपके पास, आप एक शहर में रहते हो, आप एक शहर में रहते हो, ठीक है, एक शहर का एक हिस्सा, यहां पर कुछ घर है, दूसरा हिस्सा, एक ही शहर है ना, कुछ घर है, मतलब कि एक ही कमरा है, वहां पर एक नेटवर्क बना हुआ है और दूसरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो उस शहर में बीचों बीच एक नदी बहती है। इस नदी को इस शहर के इस भाग को इस भाग से किससे जोड़ोगे? आप जोड़ोगे ब्रिज से। तो वैसे ही लैन के एक पार्ट को उसी लैन के दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। यहां पर उत्तर हो जाएगा ब्रिज। पेपर में कभी आए कि ब्रिज का यूज क्या है, तो एक ही लैन के दो अलग अलग भागों को आपस में अगर कनेक्ट करना है तो आप ब्रिज का प्रयोग करोगे। ब्रिज का प्रयोग करने से लाभ क्या होता है? जिस प्रकार मैक एड्रेस स्विच रखता है ना, वैसे ही यहां पर ब्रिज नाम की एक डिवाइस होती है, यह भी मैक एड्रेस रखती है। अब इस सिस्टम ए को इस सिस्टम डी के पास मैसेज भेजना है, ठीक है, इसको यहां से मैसेज भेजना है यहां पर। तो टेक्निक क्या होगा यहां, वो अगर ये ब्रिज नहीं होता तो ये सारे सिस्टम के साथ अपना एड्रेस मैच करता और मैच करने के बाद यहां पर पहुंचता, तो टाइम टेकिंग हो जाता। बेटर है कि डेटा आएगा ब्रिज के पास, ब्रिज को एड्रेस पता होगा, ब्रिज उसको सीधा यहां पर भेज देगा। यहां पर जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिज के इस तरफ, इस शहर इस तरफ कौन कौन से एरिया मोहल्ले हैं वो पूरा लिखा होता है, बीच के इस तरफ भी लिखा होता है इस तरफ कौन से मोहल्ले में। तो उससे देख के आदमी समझ जाता है कि हमको जाना कहां पर है, ठीक है ना। तो ये लाभ हो जाता है ब्रिज लगा देने से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्पानेट के विषय में कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। पहला है, यह विश्व का प्रथम ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन है। मतलब क्या यह विश्व का पहला हाई स्पीड इंटरकनेक्शन है क्या? अर्पानेट बिल्कुल भी नहीं। यह कथन तो हमारा असत्य है, पहला कथन असत्य है जी। आपको क्या बताना था इसमें? सही विकल्प, विषय पर कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करिए। अच्छा, तो पहला कथन असत्य है। अर्पानेट 1969 में अमेरिका के डिफेंस एजेंसी के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट था, जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया गया था? वायर के माध्यम से जोड़ा गया था और इनके बीच संचार कराया गया था। इसलिए अर्पानेट विश्व का पहला नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। पहला कथन तो हमारा असत्य है। दूसरे स्लाइड में मिलेंगे दूसरे कथन। अर्पानेट के विषय में चर्चा किए हम लोग। दूसरा, यह विश्व का पहला नेटवर्क है जिसमें कुछ डिवाइसों को आपस में जोड़ दिया गया। यह कथन हमारा सत्य होगा। यह अमेरिका के डिफेंस एजेंसी का प्रोजेक्ट था, यह कथन भी सत्य हो गया। विश्व का पहला वायरस अर्पानेट में ही पाया गया था। यस, क्रीपर नाम का पहला वायरस अर्पानेट में ही पाया गया था, कथन सत्य है।
विश्व का पहला ईमेल अर्पानेट में ही भेजा गया था, यह कथन भी सत्य है। रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, अर्पानेट प्रोजेक्ट के ही कंप्यूटर में भेजा गया था। तो आपको क्या बताना है, इसमें से सत्य का चयन करना है, कौन कौन सा सत्य है। तो है हमारा पहला को छोड़े 2, 3, 4 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस जो स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग लैन को कनेक्ट करने हेतु करता है तथा एक नोड से के भेजे मैसेज को सभी नोड में ब्रॉडकास्ट कर देता है, बता चुका हूं क्या होगा जी। लैन क्रिएट करने के लिए हब का प्रयोग करते हैं और ये सभी नोड में क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगला, किसी डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं, राउटर, गेटवे, कंपाइलर, ट्रांसलेटर। तो याद रखना आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा गेटवे। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं, क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात, राउटर कौन सी डिवाइस है वो समझिएगा। राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कौन जोड़ता है, राउटर ऐसे नेटवर्क जो एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हों उनको जोड़ता है। राउटर का काम होता है एक नेटवर्क से नेटवर्क 2 तक डेटा को शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके भेजना, और ये नेटवर्क भी सेम प्रोटोकॉल से बना होगा, ये नेटवर्क भी सेम प्रोटोकॉल से बना होगा, राउटर भेजेगा। ठीक है, अगर आपके घर में के बाहर राउटर नहीं लगा होगा तो आपका इंटरनेट का डेटा राउटर के थ्रू ही बाहर जाता है, वरना जा नहीं पाएगा। तो राउटर ऐसी डिवाइस होगी। अब गेटवे का क्या काम होता है, गेटवे भी 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, परंतु ये नेटवर्क एक अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, दूसरा नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का। 2 अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, गेटवे का। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको इसके जैसे बनना है और इसको इसके जैसे बनना है तो बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि दोनों को समान कर सके, मतलब कि एक को बदल सके, दूसरे के रूप में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, गेटवे का। और गेटवे जो होता है वो राउटर का प्रयोग करता है। जैसे कि हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में है। इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में, पर गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में। उसे कहा जाता है सभ्यता का द्वार, नई सभ्यता का, दूसरी सभ्यता का द्वार। मतलब कि वो गेटवे ऑफ इंडिया भारत को दूसरे समुद्र मार्ग के पार दूसरे सभ्यता से जोड़ता है। उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है, पर अगर गेटवे जो रहता है उन दोनों को जोड़ता है और जोड़ के इसकी भाषा को इसके समझने योग्य बना देगा या फिर इसकी भाषा को इसके समझने योग्य बना देगा, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, WPA का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर देखिए विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सीधा उत्तर बता रहा हूं। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का मतलब होता है WPA। इसके माध्यम से ही हमारे मोबाइल्स में हमारा वाईफाई जो होता है वो क्या चल पाता है प्रॉपर। इनमें से वह कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग आप www में किसी सर्वर से जुड़कर डेटा प्राप्त करने हेतु करेंगे, वेब ब्राउजर, नेटवर्क कनेक्टर, नेटवर्क सर्वर, फाइल सर्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम जुड़ के करेंगे। तो इनमें से कौन सा विकल्प इसका प्रयोग www के किसी सर्वर से जुड़कर डेटा प्राप्त करने हेतु करेंगे, ये है मेरा गूगल क्रोम। इसी गूगल क्रोम से ही तो मैं जुड़ूंगा ना और डेटा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3G नेटवर्क किस तकनीक पर आधारित है, बता चुका हूं, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर काम करता है। कौन सा, 3G नेटवर्क। 4G काम करता है LET पर, लॉन्ग टर्म LET लिखा गया ना, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होगा। और यहां पर VoLTE ये होगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। चलिए अगला लेते हैं। विषम का चयन करना है इसमें से, फायरफॉक्स, ट्रॉच, सफारी, मैकफी। तो विषम हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, क्योंकि मैकफी एक एंटी वायरस है और यहां पर फायरफॉक्स, सफारी और ट्रॉच ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर है। मैकफी एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार में शामिल नहीं है, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल नहीं हो जाएगा क्या हमारा, सी, सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग। बाकी हमारे 3 क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं। अगला, रेडियो ट्रांसमिशन में प्रयोग होने वाला मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक क्या है, FDM, TDM, WDM, ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मैंने आपको बताया कि जब विभिन्न इनपुट को एक सिंगल ट्रांसमीटर लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाए, मतलब कि ये सारे के सारे इनपुट इसी वायर के अंदर से जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लेक्सिंग।
तो ट्रांसमिशन के लिए अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग के प्रकार 3 होते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसमें जब रेडियो ट्रांसमिशन की बात आ रही तो रेडियो में क्या होता है भाई, एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो या एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एफडीएम का प्रयोग किसके लिए होगा जी, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, रेडियो के। अब देखो बोलोगे कि भाई सर एक ही वायर में मान लेते हैं 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र चल रहा है, 94.3 माई एफएम चल रहा है। अभी सबको इसी में से घुसाओगे तो सब मिल जाएंगे। तो भाई आप खुद सोचो, आप अभी बैठे हो यहाँ पर, आपने घर पे बैठे हुए हो, आपके इर्द गिर्द आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज चल रही है। उसी फ्रीक्वेंसी में 103.2 मेगाहर्ट्ज का आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र भी चल रहा है, वहीं पर 94.3 माई एफएम भी उड़ रहा है। आप बस अपने मोबाइल को ट्यून करोगे तब आप उसको सुन पाओगे, है कि नहीं? सब मिल थोड़ी जा रहे हैं। तो वैसे ही सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में चलते रहते हैं और वहां पर जाकर डीमल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से सारी फ्रीक्वेंसीज को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। इनमें से कौन सा वैध मैक एड्रेस पता है? अभी थोड़ी देर पहले मैक एड्रेस लिख के दिखाया था। मैक एड्रेस की पहचान कैसे करोगे? यहां पर कोलोन लगा होना चाहिए, सभी में कोलोन कोलोन हो सकता है, सभी में हाइफन हाइफन का निशान हो सकता है, सभी में डॉट डॉट का, कोलोन कोलोन हाइफन और डॉट, तीनों निशान को सेपरेटर के रूप में आपका मैक एड्रेस प्रयोग करता है। दूसरा, मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, मतलब इसमें ए बी सी डी ई और एफ तक के चीजें यहां पर लिखी मिल जाएगी। अगर एफ के ऊपर कुछ लिखा मिला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी 00 ए एफ 001 ये ऑप्शन सही है हमारा। बताना है कौन सा मैक एड्रेस नहीं है, तो ये वाला तो मैक एड्रेस है हमारा, ये अपना सही है। फिर यहां पर देखिए 19 20 25 A9 ए देखो जी मिल गया, यहां पर जी मिल गया, यही हमारा उत्तर होगा, यही वैध मैक एड्रेस हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं जी, मैक एड्रेस का भी वीडियो देख लेना पुराना। ये हमारा सही है, देखो यहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया है, सही है, यहाँ डॉट का प्रयोग किया है, सही है, और ए बी ए ई ए बी ए एफ उससे बड़ा कुछ नहीं है, मतलब ये उत्तर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित नहीं है, रिपीटर एक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, राउटर डेटा पैकेट को सही पाथ पर भेजता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल एन्क्रिप्ट करता है, स्विच एक सिक्योर लाइन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये वाला आंसर होगा सी हमारा, ये सुमेलित नहीं है कि मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ना कि उसको एनक्रिप्ट करने का, उसको एनकोड करने का, उसके रूप को बदलने का काम नहीं करता है। वो बस काम करता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग। ठीक, बाकी सारे कंडीशन हमारा सही है। रिपीटर डेटा सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने का मतलब सेंडर के से रिसीवर तक मैसेज भेजा जा रहा है, पैकेट्स जा रहे हैं, बीच में रास्ते में डीजे बज रहा है, मौसम खराब है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, डेटा को हानि पहुंच सकती है। उस डेटा को हानि पहुंचाने के लिए बीच बीच में लगा होता है रिपीटर। ये रिपीटर डेटा को पुराने रूप में बदल देता है, एम्पलीफाई कर देता है। अगर कुछ नुकसान हुआ है उसको, तो उसको एम्पलीफाई करके पुराने रूप में बदल देता है और रीट्रांसमिट कर देता है आगे रिसीवर तक। ठीक है, चलिए स्विच के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, HTTPS, ARP, HTML। आंसर हो जाएगा डी, HTML एक भाषा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस के विषय में सत्य नहीं है। IANA का कार्य आईपी एड्रेस को मैनेज करना है। इंटरनेट असाइन नेम एंड नंबर अथॉरिटी, ये सही है हमारा, मैनेज करना है। DHCP का प्रयोग डायनेमिक आईपी प्रदान करना है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर के माध्यम से हमको आईपी एड्रेस जो है डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, ये भी सत्य है। किसी साइट की स्टैटिक आईपी फिक्स और यूनिक नहीं होती है, स्टैटिक आईपी फिक्स और यूनिक नहीं होती है, यही ऑप्शन जो होगा हमारा सत्य नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमारा उत्तर होगा सी। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। क्यों? क्योंकि किसी साइट की स्टैटिक आईपी फिक्स्ड और यूनिक नहीं होती है, यहां पर इसलिए क्योंकि ये जो नहीं है ना, गलत है। स्टैटिक आईपी फिक्स्ड और यूनिक ही होती है। ठीक है, मोबाइल यूजर को नेटवर्क में डायनेमिक आईपी प्रदान की जाती है, ये भी कथन हमारा सत्य है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है? क्या बताना था? सत्य नहीं है, तो सी हमारा सत्य नहीं है। बाकी हमारे सारे ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, अगला, किस टाइप की आईपी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो आईपी एड्रेस को अलग अलग
टाइप में बांटा गया है। इसमें से जो टाइप ई की आईपी है इसको एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च के लिए रखा गया है। टाइप डी जो है वो मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रखा गया है। टाइप सी का प्रयोग हम अपने घरों में लोकल आईपी एड्रेस प्रदान करने के लिए करते हैं। टाइप ए का जो है वो मिनी कंपनीज के लिए किया जाता है। सॉरी, टाइप बी का मिनी छोटी कंपनीज के लिए किया जाता है आईपी एड्रेस देने के लिए। और टाइप ए का गवर्नमेंट सेक्टर्स में आईपी एड्रेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला आईकैन का पूरा नाम क्या है? तो सीधा मैं बताता हूं आंसर। आईकैन का पूरा नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ये एक बहुत बड़ी गैर लाभकारी संस्था है। 1998 में संस्था बनाई गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि इंटरनेट में जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को प्रॉपर मैनेज करना। और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? आईकैन जो है, ये जो हमारे डोमेन नेम्स होते हैं ना, इन डोमेन नेम्स को क्या करता है? ये मैनेज करने का काम करता है। डोमेन नेम्स कहने का मतलब ये आईकैन कुछ कंपनीज, जिन कंपनी को बोला जाता है रजिस्ट्रार कंपनी को क्या कर देता है? ये जो आईकैन है रजिस्ट्रार कंपनी को क्या प्रदान कर देता है? इनको ये प्रदान करता है डोमेन और डोमेन के एक्सटेंशन। हमको जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमको चाहिए होता है एक डोमेन और डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन, मतलब हमको इंटरनेट पे जगह चाहिए होती है। तो आईकैन रजिस्ट्रार्स कंपनी को डोमेन्स देता है और रजिस्ट्रार कंपनी हमको डोमेन प्रोवाइड करती है, जैसे कि godaddy.com में हम जाते हैं और जाके हम अपना डोमेन खरीदते हैं। तो वो जो godaddy को जो डोमेन मिला है वो किसके द्वारा मिला है? आईकैन के द्वारा मिला है। और आईकैन फिर के द्वारा मिले डोमेन को फिर वो हमको बांट रहा है, उसके बदले वो हमसे चार्ज कर रहा है, पैसे ले रहा है। ठीक है, और ये जो संस्था है ये भी और रजिस्ट्रार कंपनियां फिर किसको पैसा देंगी? आईकैन को पैसा देंगी। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं बोलता हूं टॉप लेवल डोमेन को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे आईकैन नाम की संस्था करती। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूं इसको आपको। ठीक है, आईकैन एक संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है। ये बहुत सारे इंटरनेट के कामों को मैनेज करने का काम करती है। साथ ही साथ ये हमको जो इसका इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, वो हमको डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड करती है। डीएनएस सिस्टम डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा होता है, इस कंपनी के साथ में। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, प्राइवेट सर्वर, ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फायरवॉल तो आपको मैं बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। फायरवॉल क्या है? एक चौकीदार के जैसा होता है, जो कि प्रत्येक सिस्टम में उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक फायरवॉल दिया जाता है। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसके अंदर में घुसता है तो फायरवॉल उसे चेक करता है, अगर वो ऑथराइज्ड है तब उसको एक्सेस करने देता है, और ऑथराइज्ड नहीं है तो एक्सेस करने नहीं देता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो प्रॉक्सी सर्वर एक लोकल सर्वर होता है जो कि क्लाइंट और मेन मुख्य सर्वर के बीच लगा दिया जाता है। ये क्या काम करता है कि ये एक फिल्टर का काम करता है। किसके किसके बीच में? मेन सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अगर क्लाइंट अनऑथराइज्ड है तो ये सर्वर उसे यहीं पर से रोक देगा, मेन सर्वर के साथ जुड़ने नहीं देगा। अगर ये हैकर है और हैकर हैक करना चाह रहा है सर्वर को, मेन सर्वर को, तो हैकिंग एक्टिविटी वो यहां प्रारंभ करेगा, प्रॉक्सी सर्वर उसे यहीं पर रोक देगा, हैक करने से बचा देगा। तो मतलब अनऑथराइज्ड यूजर के कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर क्या होगा? एक और दो दोनों हमारा उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला, इनमें से कौन सी आईपी रेंज लूप बैक के लिए सुरक्षित रखी गई है? अब लूप बैक क्या है? आंसर आ जाएगा यहां पर 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 तक का जो ये हमारा जो पूरा रहेगा, ये रेंज लूप बैक आईपी एड्रेस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये आईपी एड्रेस फ्री रखा गया है। किसके लिए? ऐसे लोग जो अपने घरों में इंटरनेट बना रहे हैं, अपने घर वेबसाइट्स बना रहे हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इंटरनेट पर चलेगा, उसकी टेस्टिंग के लिए एक आईपी फ्री होनी चाहिए। तो यहां पर वो रेंज फ्री कर दिया गया आपके लिए, ताकि आप अपना वेबसाइट उस आईपी पे क्या कर लो, डिप्लॉय कर लो और प्रॉपर आप चला लो। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? लूप बैक आईपी। ये किसी भी सिस्टम को IANA के द्वारा नहीं दी जाती,
ये सुरक्षित रखी गई है टेस्टिंग्स के लिए। लूप बैक आईपी रेंज है 127.0.0.0 से लेकर रेंज है इसका 127.255.255.255। याद रखेंगे, सब नई चीजें बता रहा हूं, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ दीजिए। नेटवर्क में एक वेबसाइट तक पहुंचने के लिए इनमें से किन साधन के से वेबसाइट तक पहुंचा जा पाएगा? आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब एड्रेस, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपके पास किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस है तो आप बकायदा उस सिस्टम से क्या कर सकते हो? जुड़ सकते हो, पहुंच सकते हो। अगर किसी सिस्टम का आपके पास वेब एड्रेस है, आपको पता है कि www.google.com आपको पता है, तब आप google.com को लिखोगे चुपचाप पहुंच जाओगे, मतलब आप वेब एड्रेस से भी पहुंच सकते हो। और अगर आपके पास यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, https://www.google.com ऐसा पूरा एड्रेस भी है आपके पास, तब भी आप पहुंच जाओगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। हम सबके माध्यम से पहुंच सकते। 49 नंबर क्वेश्चन, एक सिंगल संचार माध्यम से बहुत से डेटा सिग्नल्स को एक साथ भेजना क्या कहलाता है? बता चुका हूं, कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। अगला प्रश्न, लैन के कनेक्शन के विषय में असत्य का चयन करें। लैन कनेक्शन के विषय में असत्य का चयन करें। लैन बनाने हेतु सरल टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है, कथन सत्य है, आपको चयन करना है असत्य। हब सिक्योर लैन बनाने हेतु अच्छी डिवाइस है, तो हब सिक्योर लैन बनाने तो अच्छी डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्विच अच्छी डिवाइस है। हब मैसेज को सबको भेज देता है, स्विच पॉइंट टू पॉइंट भेजता है। स्विच से लेन बनाने से डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है, कथन सत्य है। हब और स्विच से बना लैन सामान्य रूप से स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करेगा, कथन सत्य है। आपको बताना क्या था? असत्य का चयन करें, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? केवल 2 असत्य है, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो यहां पर आपका और कुछ बताने लायक है क्या? हाँ, हब व स्विच से बना लैन सामान्य रूप से स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करें। कहने का मतलब हब को लाओ, स्विच को लाओ और इस प्रकार से कंप्यूटर को उसमें जोड़ दो। तो यहां पर हब है, यहां पर सिस्टम है, यहां पर स्विच है, यहां पर सिस्टम है, तो जो टोपोलॉजी बनकर तैयार होगी तो स्टार ही होगी। तो सामान्य तौर पर आप स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करोगे इसके माध्यम से जोड़ने के लिए। अभी 50 क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बाद के 50 क्वेश्चन फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं भाई, मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, है कि नहीं? अच्छा लगता है जो मेहनत का जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो, ठीक है कि नहीं? फिर से मुलाकात होगी अगले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक हमारे साथ यूट्यूब में बने रहे, हमारे चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।